यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनते वक्त आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। एक बदकिस्मती लड़की जिसकी शादी टूट जाती है और बारात बिना उसे लिए ही वापस लौट जाती है। फिर आगे जो हुआ वो देखने लायक है। देखिए कहानी को लास्ट तक। बहुत समय पहले की बात है। पश्चिमी भारत में बसा था चंद्रगढ़ गांव। इस गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था वीरनाथ। असल में ये एक धूर्त और मक्कार आदमी था जो भोले भाले गरीब लोगों को ठग लेता था। एक दिन व्यापारी वीरनाथ सिंह अपनी हवेली में बैठे गहरी सोच में डूबा था। उसकी आंखों में कुटिलता झलक रही थी। वह मन ही मन एक चालाकी भरी योजना बना रहा था। आज ही गंगाधर के घर जाना चाहिए, उसकी बेटी की शादी है, यही सही मौका है। अगर सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक हुआ तो उसके खेत, खलिहान और बेटी के दहेज पर मेरा हक होगा। योजना बनाकर वीरनाथ ने अपने मुनीम रघुपति और कुछ लठैतों को बुलाया और गंगाधर के घर की ओर चल पड़ा। शादी का माहौल था। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा गांव झूम रहा था। अचानक व्यापारी वीरनाथ के आने की खबर फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, अरे यह यहाँ क्यों आया है? कोई अशुभ संकेत तो नहीं? गंगाधर घबराया हुआ दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, धन्य है सेठ जी जो इस शुभ अवसर पर मेरे घर पधारे। वीरनाथ व्यंग से मुस्कुराया, अरे गंगाधर, तू अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर रहा है, लेकिन क्या सोचा है कि इस शादी में तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा? फिर मुझसे उधार ली गई रकम कैसे चुकाएगा? यह सुनकर गंगाधर स्तब्ध रह गया। उसने घबराते हुए कहा, वीरनाथ साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे कभी कोई कर्ज लिया ही नहीं। वीरनाथ ठहाका लगाकर बोला, वाह, अब काम निकल जाने के बाद रंग बदल रहा है। क्या तुझे याद नहीं, आज से 5 साल पहले तूने मुझसे सोने की अशर्फियां उधार ली थी? गंगाधर ने दृढ़ता से कहा, नहीं सेठ जी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं लिया। वीरनाथ ने अपने मुनीम रघुपति को इशारा किया, मुनीम जी खाता खोलो और सबको दिखाओ। रघुपति ने झटपट खाता खोला और एक पन्ना वीरनाथ को दिखाया। फिर पास खड़े नौजवान से कहा गया, बेटा इसे पढ़कर सुनाओ। नौजवान ने पढ़ना शुरू किया, मैं गंगाधर निवासी चंद्रगढ़ अपने पूरे होश हवास में यह स्वीकार करता हूं कि मैंने व्यापारी वीरनाथ से 50 सोने की अशर्फियां उधार ली हैं। यह कर्ज मैं 6 महीने के भीतर ब्याज सहित चुका दूंगा। यदि नहीं चुका सका तो मेरे खेत और खलिहान व्यापारी वीरनाथ साहब के हो जाएंगे। गंगाधर स्तब्ध रह गया। वह गुस्से में चीख पड़ा, नहीं, यह सब झूठ है। वीरनाथ ने कटाक्ष किया, तो क्या इस पन्ने पर तेरा नाम और तेरा अंगूठे का निशान भी झूठा है? गंगाधर व्याकुल होकर बोला, इसका क्या सबूत है कि यह निशान मेरा ही है? वीरनाथ ठहाका मारकर हंसा, मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए मैं कोतवाल सूरजमल को भी लाया हूं। कोतवाल ने कागज को ध्यान से देखा और कहा, गंगाधर, अभी इसी वक्त इस पन्ने पर दोबारा अंगूठे का निशान लगा, मैं मिलान करके देखूंगा। लाचार गंगाधर ने कांपते हाथों से निशान लगा दिया। कोतवाल ने दोनों निशानों को देखा और सख्त लहजे में कहा, दोनों निशान एक ही व्यक्ति के हैं, यानी ये कर्जनामा असली है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब तो गंगाधर फंस गया। वीरनाथ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना सफल हो चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, बेचारा गंगाधर, इसे क्या पता कि होली के दिन जब यह मेरी हवेली में भांग के नशे में नाच रहा था, तब मैंने ही इसे बहला फुसलाकर इस पन्ने पर अंगूठे का निशान लगवा लिया था। गंगाधर की सांसें तेज चलने लगी। अचानक उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा गए। किसी ने चीख कर कहा, अरे इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही है, गंगाधर तो मर गया। जहां कुछ देर पहले शादी की खुशियां थीं, वहां अब मातम छा गया। दूल्हे के पिता गुस्से में बोले, बेटा, हम यहाँ एक झूठे कर्जदार की बेटी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते, चलो वापस चलते हैं। बारात बिना दुल्हन को लिए वापस लौट गई। जहां गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे, वहीं एक युवक रतनलाल नदी किनारे अकेला बैठा सोच रहा था, बेचारे गंगाधर ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब उसकी बेटी सुमित्रा का क्या होगा? कौन करेगा उस अभागिन से शादी? इन्हीं विचारों में डूबा रतन अचानक एक आवाज सुना, छपाक। उसे लगा कोई नदी में कूद गया है। बिना कुछ सोचे वह झटपट पानी में कूदा और तेजी से तैरकर डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाला। जैसे ही किनारे पर पहुंचा, उसकी सांसें रुक गईं। वह कोई और नहीं बल्कि वही दुल्हन थी जिसकी बारात अभी अभी बिना उसे लिए वापस चली गई थी। लड़की फूट फूट कर रोने लगी, तुमने मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने देते। रतनलाल ने धैर्य से उसे शांत किया और नरम स्वर में पूछा, इस तरह अपनी जान क्यों देना चाहती हो? सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, जिस लड़की की बारात बिना उसे लिए लौट जाए, जिसके पिता की पगड़ी पूरी बिरादरी में उछाली गई हो, वह और क्या कर सकती है? तो तुम गंगाधर काका की बेटी हो। सुमित्रा सुबकते हुए बोली, हाँ, मैं वहीं अभागिन हूँ। मेरे बापू चले गए, घर में अब कोई नहीं बचा, मैं आखिर जिंदा रहकर क्या करूँ? रतन ने गंभीर स्वर में कहा,
ऐसा मत कहो सुमित्रा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। सुमित्रा को जैसे कोई उम्मीद की किरण दिखी। उसकी आंखों में असमंजस था, लेकिन मजबूरी में वह रतनलाल के साथ उसके घर चली गई। अगले दिन रतनलाल व्यापारी वीर सिंह की हवेली पर गया और वीर सिंह को जाकर कहा, सेठ जी, मैं आपकी हवेली में नौकरी करना चाहता हूं, मुझे काम पर रख लीजिए। व्यापारी वीर सिंह कुछ सोचते हुए बोले, सुनो रतनलाल, मैं तुम्हें काम पर तो रख लूंगा, पर एक शर्त पर। अगर तुमने नौकरी छोड़कर जाने की कोशिश करी तो तुम्हें अपने नाक कान कटवा कर जाने होंगे, और अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकाला तो मुझे नाक कान कटवाने होंगे। रतनलाल ने कहा, मैं सहमत हूं सेठ जी, और फिर रतनलाल वहां से चला गया। अगले दिन सुबह रतनलाल सेठ के घर काम पर पहुंच गया। सेठ ने दिल में सोचा, मैं इसे इतना थकाऊंगा कि खुद ही भाग जाएगा। वह बोला, रतनलाल 2 खेत जोत कर आओ, फिर शाम को चूल्हे के लिए लकड़ियां भी लाना है। रतन खामोशी से खेत की तरफ निकल गया। उसने दिन भर एक पेड़ के नीचे सोया। शाम होते ही उसने एक मोटी लकड़ी के हल्के 3-4 टुकड़े किए, फिर उनका गट्ठा बनाया। लकड़ी के गट्ठे को सर पर रखकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर लकड़ी का गट्ठा फेंका और खामोशी से खाना खाने के लिए बैठ गया। सेठ ने नौकर से कहा, इसे एक मुट्ठी चावल दे दो और 1 चम्मच दाल डाल दो, यही है यहाँ का खाना। रतन ने सेठ की बात सुनी, यहाँ रहना है तो 1 मुट्ठी चावल पर रहो, वरना निकल जाओ। रतन ने खामोशी से वह चावल खाए, पानी पिया और उठकर सोने के लिए चला गया। उसे गाय और बैलों के पास सुलाया गया, लेकिन रात को भूख ने उसे सोने न दिया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कुछ देर करवटें बदलता रहा। बेचारे को बिना कुछ खाए ही कैसे नींद आए, लेकिन वो क्या व्यापारी से कम चालाक था। वो धीरे से उठा और गाय की तरफ गया। उसने देखा कि एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। रतन ने चुपके से बछड़े की रस्सी खोली। बछड़ा फौरन अपनी मां के नीचे जाकर दूध पीने लगा। जैसे ही बछड़े ने मुंह लगाया, गाय के थन में दूध आ गया। रतन ने मौका नहीं गंवाया, बछड़े को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। पेट भरने के बाद उसने सुकून की नींद आई, फटकार कर सोया। सुबह जब व्यापारी की पत्नी दूध निकालने गई तो थन बिल्कुल खाली थे। वो हैरान रह गई। उसने जाकर यह बात व्यापारी को बताई। व्यापारी आकर गाय के करीब झुका ही था कि गाय ने जोर की लात मारी और वह पीछे जा गिरा। व्यापारी के गिरने की आवाज सुनकर रतन की आंख खुल गई। वो मन में सोचा, रतन को भूखा सुलाएगा तो ऐसे ही गाय की लात खाएगा, और यह रोज का काम बन गया। रतन हर रात बछड़े को छोड़ता, गाय का सारा दूध खुद पी जाता और दिन भर काम करता रहता। लेकिन वह शरीर से कमजोर होने के बजाय पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत दिखाई देता। व्यापारी हैरान रह जाता, यह लड़का 1 मुट्ठी चावल खाता है, सारा दिन काम करता है और फिर भी ऐसे तंदुरुस्त कैसे हैं? उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय का सारा दूध रतन के ही पेट में जा रहा है। कुछ दिन बाद व्यापारी की पत्नी अपने मायके चली गई। पूरा महीना गुजर गया, लेकिन वो वापस ना आई। व्यापारी अकेला होकर उदास रहने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर अपनी पत्नी को वापस लाएगा। उसने रतनलाल से कहा, रतन, मेरे साथ चलना है, तुम्हारी मालकिन को लेने जाना है। फिर दोनों ससुराल की तरफ चल दिए। उनके पास सिर्फ एक घोड़ा था। उस पर सेठ खुद बैठा और रतन को पैदल साथ चलने को कहा। रतन मन में मुस्कुराया, अच्छा तरीका निकाला है मुझसे जान छुड़ाने का। सोचा होगा मैं रास्ते में मर जाऊंगा और यह जनाब घोड़े पर आराम से ससुराल पहुंच जाएंगे। अगर तुझे होश न दिलाई तो मेरा नाम भी लालो के लाल रतनलाल नहीं। कुछ दूर चलने के बाद सेठ थक गया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सेठ लेटकर आराम करने लगा और रतन से कहा, घोड़े का ख्याल रखना, मैं जरा आंख लगा रहा हूं। रतन बोला, हाँ जी सेठ जी, आप बेफिक्र आराम करें, मैं बैठा हूं। थोड़ी ही देर बाद कुछ सौदागर काफिले के साथ वहां से गुजरे। रतन ने घोड़े की पूंछ का थोड़ा सा हिस्सा काटा और उसे अपने पास रख लिया और फिर घोड़ा उन सौदागरों को बेच दिया। सौदे के बाद रतन एक झाड़ी के करीब जाकर बैठ गया और पूंछ का कटा हुआ हिस्सा एक चूहे के सुराग पर रख दिया, जैसे वह चूहे को पकड़ने बैठा हो। थोड़ी देर बाद सेठ की आंख खुली। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो घोड़ा गायब था। रतन झाड़ी के पास बैठा था, हाथ में पूंछ का टुकड़ा था। सेठ ने जब आंख खोली तो रतन को घोड़े की पूंछ पकड़े झाड़ी के पास बैठे देखा। वो गुस्से से बोला, रतन, मेरा घोड़ा कहाँ गया? रतन ने मासूम लहजे में कहा, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में घुस गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी पूंछ पकड़ रखी है, अकेला खींच नहीं पा रहा हूँ, जरा आप भी जोर लगाइए। सेठ गुस्से में आ गया और जैसे ही उसने घोड़े की पूंछ खींची, पूंछ उसके हाथ में रह गई। ये क्या मजाक है? सेठ चिल्लाया। रतन ने सहज भाव से कहा, सेठ जी, आपने खुद कहा था अगर जाना है तो मेरे नाक कान काट कर जाओ, तो आप ही बताइए, पूंछ तो मेरे साथ रह गई, अब घोड़ा नहीं रहा। सेठ कुछ न कह सका। मजबूरी में उसे रतन को फिर साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक बाजार आया। सेठ ने वहां से दूसरा घोड़ा खरीदा, इस बार काला घोड़ा। वह दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ते में पड़ाव डाला गया। सेठ ने रतन से कहा, यह घोड़ा खास है,
इसे खूब रगड़ कर नहलाओ, सारी मैल छीलनी चाहिए। रतन ने बाजार जाकर वो घोड़ा भी बेच दिया और इस बार एक खूबसूरत सफेद खरगोश ले आया। जब सेठ की आंख खुली तो रतन खरगोश लिए बैठा था। रतन, घोड़ा कहाँ है? रतन ने बड़ी सादगी से कहा, सेठ जी आपने कहा था रगड़ रगड़ के नहलाओ। मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग उतर गया। अब देखिए यह बिल्कुल सफेद हो गया और इतना रगड़ा कि वो सिकुड़ कर यह खरगोश जैसा बनकर रह गया। सेठ ने दांत पीसे मगर शर्त के मुताबिक वह कुछ भी कर ना सका। अब दोनों पैदल चलने पर मजबूर हो गए। ससुराल करीब आ गया था मगर सेठ भूख से निढाल हो चुका था। सारी रकम घोड़ों पर खर्च हो चुकी थी और खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। सेठ एक पेड़ के नीचे बैठा और रतन से कहा, रतन जा मेरे ससुराल खबर दे आ कि आपका दामाद आ रहा है। वो लोग खुश होकर मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे। रतन रवाना हुआ। उसे गफलेबाजी करने का एक और मौका मिल चुका था। रतन जैसे ही वह सेठ के ससुराल पहुंचा तो उसने अपना परिचय देकर सेठ के आगमन की खबर दिया। सेठ की सास ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटा हमारे दामाद जी तबीयत से अच्छे तो हैं? रतन ने सादगी से जवाब दिया, नहीं, उनका वक्त ठीक नहीं है। आपके दामाद जी को सख्त पेट की खराबी हो गई है। रतन को जब सेठ के साथ ससुराल जाना पड़ा तो रास्ते भर सेठ ने उसे सताने का कोई मौका न छोड़ा मगर रतन ने हर बार अक्ल, सब्र और हाजिर दिमागी से उसे नाकाम कर दिया। वो कभी घोड़ा बेचकर उसकी पूंछ चूहे के बिल में फंसाकर बहाना बनाता तो कभी खच्चर के बदले खरगोश लाकर सेठ को थमा देता, लेकिन सेठ शर्त के मुताबिक कुछ न कर सकता। उसे कर्मों का फल तो मिलना ही था। अब सुनो आगे की कहानी। जब दोनों ससुराल पहुंचे तो रतन ने वहां भी चालाकी दिखाई। सेठ के नाम पर खिचड़ी और अपने लिए खीर, पूरी, हलवा और रायता तैयार करवा लिया। सेठ को गुस्सा तो बहुत आया मगर बोल कुछ ना सका क्योंकि अपना किया कभी माफ नहीं करता। रात को दोनों की चारपाइयां छत पर लग गई। रतन मजे से खर्राटे मारकर सो गया मगर बेचारा सेठ भूखा करवटें बदलता रहा। जब सेठ को नींद नहीं आई तो उसने रतन को जगाकर कहा, यार तूने तो खीर पूरी खाकर खर्राटे ले लिए, मैं यहाँ भूखा प्यासा मरा जा रहा हूँ। तो रतन ने चुपके से एक तरकीब सोची। छत में पुराना धमला था यानी एक सुराख जो पहले जमाने में गेहूं या मक्की नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। रतन ने सेठ की कमर में रस्सी बांधी और कहा, सेठ जी नीचे रसोई में पकवान पड़े हैं, आप जाइए खा लीजिए और जब पेट भर जाए तो रस्सी हिलाकर मुझे जगा दीजिए, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सेठ बेहद खुश हुआ। वह फौरन नीचे उतर गया और हलवा पूरी पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों से भूखा हो। खा पीकर जब पेट भरा तो सेठ ने रस्सी को हिलाकर धीरे से आवाज दी, रतन अब मुझे ऊपर खींच लो। जब रामू का बेटा रतन सेठ गंगाधर के साथ ससुराल पहुंचा तो उसने एक एक करके अपनी योजना, अकल और हाजिर दिमागी से वह सब सबक सिखाए जो बरसों पहले सेठ ने रामू को जलील करके सताए थे। रात को रतन ने चालाकी से सेठ को रस्सी बांधकर धमला के जरिए रसोई में उतार दिया ताकि वह जाकर पेट भरकर खा ले, मगर फिर खुद रतन खर्राटे लेते लेते गहरी नींद में चला गया। अब नीचे सेठ खा पीकर तैयार बैठा था, आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रहा था, अरे रतन ओ रतन, खींच खींच मुझे ऊपर खींच। मगर रतन बेखबर था। इधर सेठ की सांस पानी पीने आई। दरवाजे के पास आई तो अंदर से आवाजें सुनी, खींच खींच जल्दी खींच। बेचारी घबरा गई, भागकर सेठ के ससुर को जगाई। अरे जी, रसोई में कोई जिन या भूत आ गया है जो बार बार कह रहा है, खींच खींच जल्दी खींच। बूढ़े ससुर ने फौरन बेटे, दामाद और हमसाए जमा किए और सब रसोई के दरवाजे पर कान लगाए खड़े हो गए। अंदर से आवाजें आ रही थी, अरे रतन मरवाएगा क्या, जल्दी खींच। तब तक रतन जाग गया। जल्दी से रस्सी खींचकर सेठ को ऊपर खींच लिया। जब तक ससुर ने दरवाजा खोला सेठ वापस छत पर पहुंच चुका था। नीचे रसोई खाली देखकर सब हैरान होकर अपने कमरों में वापस चले गए, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही लिख चुकी थी। रतन की गफलेबाजी अभी कहाँ रुकी थी। रात के आखिरी पहर सेठ के पेट में मरोड़ा चलना शुरू हो गया। उसने रतन को फिर से जगाया, उठ मेरे साथ खेतों तक चल, बहुत जोर से दबाव लग रहा है, शायद पेट खराब हो गया है। रतन आधी नींद में बोला, सेठ जी बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पास एक मिट्टी की हांडी रखी है, उसमें ही काम निपटा लीजिए, सुबह मैं चुपके से ले जाकर फेंक आऊंगा। अब भला सेठ करे तो क्या, मजबूरी थी, दबाव से मारता क्या ना करता। बेचारा सेठ हांडी में ही काम निपटा लिया। जब सेठ का पेट खाली हो गया तो वह भी गहरी नींद में सो गया। सुबह जल्दी आंख खुली तो सेठ ने रतन को जगाया, उठ जल्दी, यह हांडी बाहर फेंक कर आ, वरना लोग देख लेंगे तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर रतन तो खर्राटे मार रहा था। सेठ ने उसे खूब हिलाया मगर कोई फायदा ना हुआ। सेठ ने आखिरी फैसला लिया। उसने चादर ओढ़ी, हांडी को सिर पर रखा और दबे कदम सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही आंगन में पहुंचा क्या देखता है, ससुर भैंसों को चारा डाल रहा है। सेठ नजरें चुराकर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर रतन की आखिरी चाल, यह सब रतन छत से देख रहा था, मौके का इंतजार कर रहा था। जल्दी से करीब रखी एक लकड़ी की मोटी लाठी उठाई, दबे पांव नीचे उतरा और पीछे से सेठ पर हमला आवर होने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सेठ चादर ओढ़कर सिर पर हांडी रखे जंगल की तरफ जा रहा था ताकि अपनी इज्जत बचा सके,
रतन ने फौरन पूरे गांव में शोर मचा दिया। चोर चोर, अरे देखो, सिर पर हांडी लेकर चादर ओढ़े जा रहा है चोर। कुछ लोग जो सुबह सवेरे भैंसों को चारा देने जाग चुके थे, जल्दी से डंडे और लाठियां लेकर आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने दूर से सेठ को देखा, चादर ओढ़े हांडी उठाए जा रहा था। बस यही है चोर। और फिर दे दनादन सेठ पर लाठियां बरसने लगी। कोई हाथ मार रहा था। वो बेहोशी में चिल्ला रहा था, अरे मैं चोर नहीं हूं, मैं सेठ गंगाधर हूं। मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी शोर शराबे में सेठ के ससुराल वाले भी आ पहुंचे। सबके हाथों में लाठियां थीं। तब रतन ने एक आखिरी बात कहकर तमाशा मुकम्मल कर दिया, अरे सब लोग तो यहाँ हैं, पर हमारे सेठ जी कहाँ गए? सब चौंक गए। हाँ वाकई, दामाद जी तो शोर सुनते ही गायब हो गए। आखिर कहाँ है? जब उन्होंने चादर खींच कर देखा तो सामने खुद उनका दामाद बैठा था, चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ, जिस्म नीला पड़ा और सिर पर हांडी और हांडी में हलवा। पूरी महफिल में हंसी गूंज उठी। हंसी का तूफान था। सेठ शर्म से पानी पानी हो चुका था। इज्जत, गुरूर और रुतबा सब मिट्टी में मिल चुका था। सेठ का पछतावा रतन की जीत हो रही थी। सास ससुर ने दामाद को घर के अंदर ले जाकर दूसरे कपड़े पहनने को दिए। सेठ की पत्नी को भी साथ किया गया और सबने सेठ के साथ उसकी पत्नी को विदा किया। जब सेठ और रतन घर पहुंचे तो रतन ने कहा, सेठ जी, आपकी हांडी पर जो पहली लाठी पड़ी थी वो मैंने ही मारी थी, और जो चोर चोर चिल्लाया था वह भी मैं ही था। सेठ ने चौंक कर पूछा, रतन लाल, तुम्हें ये सब करके क्या मिला? आखिर तुमने ये सब क्यों किया? रतन ने कहा, मुझे वही मिला जो तुम्हें गंगाधर को बेइज्जत कर उसके खेत खलिहानों को हड़प कर मिला था। बेचारी सुमित्रा की शादी तुड़वा कर मिला था। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू आ गए और वह कांपती आवाज में बोला, रतन लाल, मुझे माफ कर दो, मैं अब आगे से किसी भी गरीब को नहीं सताऊंगा। मुझे माफ कर दो और तुम यहां से नौकरी छोड़कर जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। रतन लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, क्या आप भूल गए कि आपको इसके लिए नाक कान कटवाने पड़ेंगे? क्या आप इससे सहमत हो कि आप अपने नाक कान कटवाएंगे और मैं नौकरी छोड़कर जाऊंगा? सेठ रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो रतन लाल, मैं नाक कान तो नहीं कटवा सकता, पर गंगाधर के खेत खलियान और घर वापस कर दूंगा। रतन लाल ने कहा, इतना ही नहीं सेठ जी, तुम्हें पूरे गांव वालों के सामने सुमित्रा से माफी मांगनी होगी। सेठ वीर सिंह इससे सहमत हो गया और पूरे गांव वालों के सामने उसने सुमित्रा से माफी मांगी। गांव वालों ने सुमित्रा की शादी में खर्च हुए धन को ब्याज सहित सेठ जी से वसूल किया और सेठ को कुछ दंड भी देना पड़ा। इसके बाद सुमित्रा और रतनलाल ने बड़ी धूमधाम से अपनी शादी करी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।